सुजान शाह इस वक्त कमरे में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर गुस्सा छाया हुआ था। इस वक्त उसके चेहरे के हाव भाव इतने सख्त थे कि वो हर किसी से नाराज दिखाई दे रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो सामने बैठी हुई लड़की को जान से मार दे। न जाने लोग किसी की बसी बसाई जिंदगी में जहर घोलने के बाद अपने घरों की बुनियादें कैसे रख लेते हैं। और छटांग भर की लड़की ने उसे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। जो कुछ इस वक्त हो चुका था वो उसके लिए किसी अनहोनी से कम नहीं हो सकता था। सामने बैठी हुई लड़की ने भी कभी इस बारे में नहीं सोचा था। एक बार फिर उसे अपने बेड पर दुल्हन के रूप में देखकर उसके तन बदन में आग लगी थी। अंदर आते ही उसने उसकी तरफ देखकर एक गहरा तंज किया था, जिसे भांपते हुए उसने अपनी डरी हुई नजरों से सुजान शाह को देखा। आंखों में आंसू जगमगा रहे थे। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने ही टीचर के साथ शादी की, हामी भरते हुए तुम्हें जरा भी शर्म ना आई? वो तंजिया कहते हुए उससे पूछ रहा था, जबकि वो बस उसके चेहरे को देख रही थी। वो उसका टीचर था और इस हैसियत से भी उस पर अच्छा खासा रौब रखता था। इसके अलावा भी उसकी पर्सनालिटी और उसके बोलने का अंदाज इतना डरा देने वाला था कि वो चाहने के बावजूद भी उसे कोई जवाब न दे सकी। उसने उसे बाजू से पकड़ते हुए अपने बेड से नीचे उतार दिया, जबकि वो डरते हुए उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। तुम जैसी लड़कियों को हर किसी के जज्बात के साथ खेलने की आदत होती है। अपने 2 टके के जज्बात के लिए तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। वो गुस्से से उस पर दहाड़ रहा था, ये जाने बगैर कि उसके ये शब्द उसके दिल पर बिजली की तरह गिर रहे होंगे। ऐसा ऐसा मेरा हरगिज कोई इरादा नहीं था। उसने अपने होंठ खोलते हुए पहली बार उसे एहसास दिलाना चाहा, जब उसने उसका मुंह जोर से दबोचते हुए उसे खामोश करवा दिया। तुमने सिर्फ सुजान शाह की नरमी को देखा है और अब उसकी नरमी से नाजायज फ़ायदा उठाया है तुमने। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरा असली रूप क्या है। तुम सारी ज़िंदगी पनाह मांगोगी कि तुम्हारे दिल में किसके लिए जज्बात मचले, और तुम उसकी ज़िंदगी में दखलंदाज करने का क्या अंजाम भुगतोगी। ये कहते हुए उसने कोमल को सोफे की तरफ धक्का दिया था। जाकर सोफे पर सो जाओ, मेरी तरफ से कोई उम्मीद मत लगाना, वरना तुम्हें मुझसे मोहब्बत करने की बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी कि तुम मुझसे पनाह मांगोगी। अगर मेरे जुनून को हवा लग गई तो वो जुनून तुम पर इस तरीके से उतारूंगा कि तुम सुबह किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। उसका अंदाज और धमकी पर अच्छा खासा उस पर असर हुआ था। वो चुपचाप सिमटकर सोफे पर लेट चुकी थी। अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। उसने कभी सुजान शाह को पाने की कोशिश नहीं की थी और ना ही उसे पाने के लिए दुआएं मांगी थी। वो तो बस उसके दिल में दबी हुई मोहब्बत थी, जो वो दिल ही दिल में सुजान शाह से कर रही थी। लेकिन तकदीर ने उसे सुजान शाह की झोली में डाल दिया था। वो चुपचाप आंसू बहाते हुए अपने अतीत को सोच रही थी, जबकि वो लाइट बंद करके बेड पर लेट चुका था। सुजान शाह वो नाम था जो अपनी पर्सनालिटी, अपनी खूबसूरती की वजह से न सिर्फ पूरे कॉलेज बल्कि पूरे गांव में अपनी एक अलग ही पहचान रखता था। ये गांव काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका था। यहाँ के लोग लड़कियों की ज़्यादा पढ़ाई के खिलाफ थे और इस वक्त शहर और गांव के बीच बना ये कॉलेज शायद इस इलाके का एक इकलौता कॉलेज था जहाँ लड़कियाँ पढ़ाई करने के लिए आती थीं। इस वक्त सीनियर टीचर की हैसियत से इस कॉलेज में सुजान ही मौजूद था। अपने अंदाज, अपनी पर्सनालिटी की वजह से शायद वो हर स्टूडेंट का फेवरेट था। लेकिन कोमल की बात और थी। ये सच था कि वो पहले से ही किसी से जुड़ी हुई थी। उसकी मंगनी हो चुकी थी उसके पापा संजय सिंह के दोस्त के बेटे से, जो कि उनके मोहल्ले में ही 3-4 घर छोड़कर रहता था। लेकिन इसके बावजूद सर सुजान को देखते ही उसका दिल धड़क उठता। जवानी की कच्ची उम्र में उसने अपने दिल के कागज पर किसी का नाम अब तक नहीं लिखा था। अपने सच्चे एहसास और जज्बात का हकदार वो किसी को नहीं बना सकी थी। लेकिन फिर भी उसने अपनी दिलचस्पी को सर सुजान की तरफ मुड़ते देखा था और फिर धीरे धीरे वो पूरी तौर पर उसकी तरफ खिंचती चली गई थी। उसकी पसंद और एहसास का ये हाल था कि क्लासरूम में भी जब भी सर सुजान उसकी तरफ ध्यान देते तो वह बेख्तियार ही अपने आसपास को भुलाकर बस एक टक उनकी ओर देखती रहती। उनके बुलाने पर उसके गाल बिना किसी वजह के ही दहक उठते और वो खुद भी अजीबोगरीब नज़रों से उसे देखते। वो आंखों में ऐसी मदहोशी और चमक लेकर सर सुजान को देखती थी जैसे वो उसकी टीचर नहीं बल्कि वो उसके मंगेतर हों। पहले पहल तो सुजान को ये बात अजीब लगी थी, लेकिन वो हमेशा उसे एक स्टूडेंट की तरह ट्रीट करता और यही ख्याल करता कि हो सकता है इस लड़की में कॉन्फिडेंस की कमी है और ये सब कुछ देखने पर एकदम कांप उठती है। अपने दिल में ये ख्याल आते ही वो हमेशा की तरह कोमल से बहुत ही नरमी से पेश आता और उस पर ख़ास ध्यान दिया करता था। वजह सिर्फ यही थी
कि वो क्लास में बाकी सबसे कहीं पीछे न रह जाए। जो उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है वो धीरे धीरे बहाल हो जाए, क्योंकि पढ़ाई के लिए वो अच्छी थी और काफ़ी सीरियस होकर पढ़ाई करती थी। इसी बात को वजह बनाते हुए उसकी दोस्त और उसकी क्लास की बाकी लड़कियां कभी कभी उसे छेड़ते हुए सर सुजान की बातें करती और वो बस हल्के से मुस्कुराते हुए शर्मा जाती। अब तो अपनी दोस्त और सर की तरफ से दिए गए ध्यान की वजह से वो खुद भी ख्याल करती थी शायद वो भी उसके लिए ऐसे ही एहसास रखते हैं जिन एहसास के साथ वो उन्हें देखती है। हालांकि उस वक्त तक उसके दिल में सर को अपनाने वाली बात कहीं से भी जन्म नहीं ले पाई थी। शायद ये एक नेचुरल अट्रैक्शन था या फिर कम उम्र के मुंहजोर जज्बात। लेकिन कोमल धीरे धीरे उनकी पर्सनालिटी में डूबती जा रही थी। कॉलेज जाने के लिए उसने पढ़ाई से ज़्यादा सर सुजान को अपनी दिलचस्पी का टॉपिक बना लिया था और उसके लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती थी कि सर सुजान न सिर्फ शादीशुदा हैं बल्कि अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत भी करते हैं। उनकी उम्र के बीच भी अच्छा खासा फ़र्क था। कोमल की मंगनी भी 6 महीने पहले हो चुकी थी उसके ही मोहल्ले में, लेकिन उसकी सास बहुत ज़्यादा तेज तर्रार थी। लेकिन विक्रम एक अच्छा लड़का था। लेकिन इस सब के बावजूद वो अपनी माँ की बात इस हद तक मानता था कि अगर वो उसे कहती दिन है तो वो रात को भी दिन समझ लेता। उसकी माँ ने उस पर हुक्म सुना रखा था कि विक्रम शादी से पहले न उससे मिल सकता है और ना ही उससे किसी तरह का कांटेक्ट कर सकता है। और विक्रम के लिए ये बात हुक्म का स्थान रखती थी। वो कभी भी अपनी माँ की अवहेलना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने कोमल से किसी भी तरह का मेलजोल नहीं बढ़ाया था। हालांकि कोमल का कितना मन था, मंगनी के बाद तो लड़के लड़कियां एक दूसरे से बातें करने के लिए बेकरार रहते हैं और फिर उनका तो घर एक ही मोहल्ले में था। चाहकर भी वो एक दूसरे से ना बातें कर सकते थे और ना ही मिल सकते थे। और फिर यहीं पर कोमल ने अपना दिल महसूस लिया था। विक्रम के लिए पनपते जज्बात वहीं के वहीं दम तोड़ चुके थे। दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे और दिन ब दिन सुजान की तरफ खींचती जा रही थी, जब तक कि वो मनहूस दिन उनकी ज़िंदगी में नहीं आया था। उसकी बदनसीबी की कहानी लिखी जानी थी उस दिन। मौसम उस दिन हद से ज़्यादा ख़राब था। सुबह कॉलेज के लिए निकलने से पहले ही उसकी माँ ने उसे रोका था कि बेटा आज कॉलेज मत जाओ, क्योंकि आज मौसम बहुत ख़राब है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था कि वो कॉलेज से बगैर किसी वजह की छुट्टी कर ले, बल्कि आज मौसम ख़राब नहीं, बहुत खूबसूरत था, ये कोमल का मानना था। सुबह उसे काफ़ी देर भी हो चुकी थी, इसलिए बिना नाश्ता किए ही वो घर से निकल आई। कॉलेज जाने वाली बस भी काफ़ी लेट हो गई थी और इस तरह कॉलेज जाते जाते उसे काफ़ी देर हो गई थी। लेकिन यहाँ पर पहुंचकर वो एकदम सुकून से हो गई, क्योंकि उसे सर सुजान का चेहरा जो देखने को मिल गया था। क्लास की काफ़ी लड़कियां छुट्टी पर थीं, बल्कि ये कहना गलत न होगा कि अपने इलाके से सिर्फ वो और उसके साथ एक उसकी सहेली अपनी क्लास में आई थी। बस यही 2 लड़कियां पहुंची थीं। गांव का माहौल ऐसा था कि लोग कम ही पढ़ाई की तरफ दिलचस्पी लेते थे। बच्चे अगर खुद अपनी दिलचस्पी के लिए पढ़ाई हासिल करने जाते तो ठीक, पर न माँ बाप की तरफ से कोई दबाव नहीं था, ख़ास तौर पर लड़कियों को, क्योंकि उनके अनुसार लड़कियों को पढ़ाई कराना बस वक्त की बर्बादी करना है। कोमल के माँ बाप को भी इस बात पर एतराज़ था, लेकिन उसने ये जिद लगा रखी थी कि वो कॉलेज तक पढ़ाई ज़रूर हासिल करेगी, इसलिए फिर उसके माँ बाप को ये बात मानना पड़ी। फिजिक्स का पीरियड लेने के लिए जैसे ही सुजान सर कमरे में दाखिल हुए तो वो उन्हें देखकर बस देखती रह गई। ब्लैक कलर की शर्ट में आज उनका गुरूर कुछ ज़्यादा ही जच रहा था। सफ़ेद रंगत पर शानदार पर्सनालिटी और चेहरे पर छाए हुए ख़ास इंप्रेशन हमेशा ही उसे खूबसूरत बना दिया करते थे और इसी लुक पर वो अपने दिलो जान से सुजान पर फिदा हो गई थी। कितनी ही देर वो बस एकटक उन्हें देखती रही, जबकि हमेशा की तरह उसके यूं देखने पर सुजान शाह ने अजीबोगरीब भाव देते हुए उसे देखा। कोमल, अपने काम पर ध्यान दो, उन्होंने बहुत ही सीरियस होते हुए कहा, लेकिन धीरे अंदाज में कहा था। वो नहीं चाहते थे क्लास की बाकी लड़कियां उनकी तरफ ध्यान दें। उनकी बात को सुनते ही कोमल शर्मिंदगी से सर झुकाकर किताब खोलकर बैठ गई। आज सर न जाने क्यों इतने गुस्से में थे, वरना वो तो कभी भी इस अंदाज में बात करने के आदी नहीं थे। पढ़ाई के मामले में वो हमेशा ही लापरवाही बरत जाती थी, ख़ास तौर पर फिजिक्स के सब्जेक्ट में, क्योंकि फिजिक्स उसे काफ़ी टफ लगती थी। बाकी पढ़ाई में अच्छी थी, बस फिजिक्स में ही मार खा जाती थी और यही बात सर सुजान को शायद गुस्सा दिला देती। आदत के अनुसार आज भी उसे न्यूमेरिकल याद नहीं थे। तुम कब अपनी फिजिक्स की तरफ ध्यान दोगी? मैं अभी यहीं मौजूद हूँ। जब तक कि तुम सारे न्यूमेरिकल याद नहीं कर लेती, मैं नेक्स्ट पीरियड अटेंड करने की तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा।
सर सुजान ने बहुत ही बेरहमी से हुक्म दिया था और वो कांप कर रह गई थी। सर वो कल। शट अप कोमल, हर रोज तुम्हारे लिए बात कल पर रुक जाती है। आज का काम तुम आज ही करोगी। आज सर सुजान के बोलने का अंदाज बहुत सख्त था। बाकी लड़कियों को उसने दूसरे पीरियड की इजाज़त दे दी, लेकिन वो अभी तक न्यूमेरिकल में फंसी हुई थी। कोशिश के बावजूद भी वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, जबकि सुजान इस वक्त अपने काम में बिजी था। काफ़ी देर से वो मदद भरी नज़रों से उसे देखती रही। आज शानदार पर्सनालिटी रखने वाला ये इंसान उसके लिए जालिम और पत्थर दिल बन चुका था। वो उससे बात भी नहीं कर सकती थी कि फिजिक्स पढ़ना उसके लिए किस कदर मुश्किल काम है, जबकि उसके यही आदतें सुजान शाह को गुस्सा दिला देती। उसकी नालायकी और हठधर्मी उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। कॉलेज की यूनिफॉर्म में ऊंची पोनीटेल बनाए, जिससे निकलती हुई कुछ लटें उसके चेहरे को छू रही थीं। वो बेहद मासूम लग रही थी, लेकिन उसकी मासूमियत पर भी बेपरवाही छाई हुई थी। लगातार आधा घंटा गुजर गया था, लेकिन ना ही वो इंसान उसकी ओर ध्यान दे रहा था और ना ही उसे रिहाई मिली। वो काफ़ी देर पढ़ाई में मगजमारी करती रही, लेकिन उसे कुछ भी समझ ना आया। अब उसका सर चक्कर खाने लगा था। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और इतनी सख्ती के तो वो बिल्कुल भी आदी नहीं थी। सर, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। उसने उठते हुए सुजान शाह की तरफ देखा। जब उसने बिजी से अंदाज में पलकें उठाकर उसकी ओर देखा और फिर दोबारा से अपने काम की तरफ ध्यान दिया। मैं आपकी ड्रामेबाजी से अच्छी तरह जानकार हूँ। चुपचाप अपना काम पूरा करो, वरना मैं आपके माँ बाप को कंप्लेंट भिजवा दूंगा। और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वो अच्छी तरह जानती थी अगर बात उसके माँ बाप तक पहुँच गई तो वो दूसरे ही दिन उसके कॉलेज जाने पर रोक लगा देंगे। इसलिए मजबूरन चुपचाप दोबारा बैठ गई। लेकिन आधा घंटा और गुजर गया कि तब उसका सर बुरी तरह चक्कर खाया और वो कुर्सी पर ही सर टिकाते हुए होशो हवास से बेगाना हो गई। काफ़ी देर से उसकी तरफ से खामोशी छाई रही तो सुजान उसकी तरफ चौकन्ना हुआ था, लेकिन उसे कुर्सी पर सर रखे सोते देखकर उसे एक बार फिर गुस्से ने घेर लिया। कोमल, स्टैंड अप। ये क्या तरीका है? मैंने तुम्हें यहाँ पर सोने के लिए बिठाया है। सुजान शाह का गुस्से के मारे बुरा हाल था। ये लड़की कभी भी सुधरने वाली नहीं, उसने गुस्से से फ़ोन रखते हुए कहा, लेकिन उसकी तरफ से कोई भी हरकत नहीं हुई। सुजान के गुस्से की जगह अब हैरत ने ले ली थी। क्या वो सचमुच इतना बड़ा ड्रामा कर रही थी? ना चाहते हुए भी वो उठा और उसके करीब चला आया। हल्के से हाथ बढ़ाकर उसके गाल का थपथपाया, लेकिन उसका सर एक तरफ को लुढ़क गया। यानी वो सच में बेहोश हो चुकी थी। वो हैरान रह गया था। कोमल, कोमल, वो उसे लगातार होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो बेहोश हो चुकी थी। स्टाफ रूम से उसने फीमेल स्टाफ को बुला भेजा। उस लड़की की वजह से उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था। लोग उसकी बात को गलत रंग दे रहे थे। जो लड़कियां पहले ही उन दोनों के बीच संबंध को गलत नज़रिए से देखती थीं, अब उनकी आंखों में साफ तौर पर शक था। यही नहीं बल्कि फीमेल स्टाफ भी उसे हैरत से देख रहा था, जैसे ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ हो। ये लड़की कैसे बेहोश हो सकती है? आखिरकार मिस तानिया बोल पड़ी। मैं नहीं जानता मिस तानिया, मैं तो इसे न्यूमेरिकल की तैयारी के लिए यहाँ पर बिठा लिया था, क्योंकि ये पढ़ने में काफ़ी वीक होती जा रही थी। न चाहते हुए भी वो अपनी सफाई दे रहा था, लेकिन न जाने क्यों उसे मालूम हो रहा था जैसे कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। उसका बीपी काफ़ी लो था। मिस तानिया, आप ऐसा करें, आप इन्हें अस्पताल ले जाएं। वो चाहता था वो किसी फीमेल के जरिए उसे अस्पताल पहुंचा दे, लेकिन वहां पर मौजूद तमाम फीमेल स्टाफ ने उसे अस्पताल ले जाने से इनकार कर दिया। सर, माफ़ी के साथ, लेकिन आप इसे खुद ही अस्पताल लेकर जाएं, क्योंकि यहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं और हम ये रिस्क नहीं ले सकते। वैसे भी यहाँ के लोग कितनी मुश्किल से तो अपनी बेटियों को पढ़ने भेजते हैं। अगर किसी को पता लग गया लड़की कॉलेज में बेहोश हो गई है तो कहीं लेने के देने न पड़ जाए, बात तो हमारे ही ऊपर आ जाएगी। मिस तानिया की बात सुनकर सुजान शाह गहरी सांस लेकर रह गया। घड़ी की तरफ नज़र डाली तो अब छुट्टी होने का भी टाइम हो रहा था, यानी सिम्मी उसका घर पर इंतजार कर रही होगी, लेकिन उसे यूँ बेहोश भी नहीं छोड़ सकता था। ठीक है, मैं इसे खुद ले जाता हूँ, लेकिन आप इसके माँ बाप को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। आगे बढ़कर उसने कोमल को उठा लिया और बाहर ले आया, और उसके पीछे ही कुछ बोलती हुई निगाहों ने उसका पीछा किया था। कितनी ही लड़कियां थीं जिन्हें कोमल की किस्मत पर जलन हो रही थी। अरे वाह, आखिरकार कोमल ने सर सुजान को अपने जाल में फंसा ही लिया। यह आखिरी सरगोशी थी जो बाहर निकलते हुए सुजान ने सुनी थी, लेकिन सर झटक कर वो गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आजकल की लड़कियों का दिमाग हकीकत में ख़राब हो चुका है। उसे उस लड़की पर और ख़ुद पर भी गुस्सा आ रहा था। वो खुद भी इसी गांव से संबंध रखता था।
गांव में पढ़ाई और संस्कार दोनों की कमी थी और लोग अभी तक पुरानी और दकियानूसी सोच को लेकर घूम रहे थे। बचपन से ही उसे इन चीज़ों से सख्त नफरत रही थी, लेकिन वो यहाँ से निकलता चला गया और उसके बाद उसने अपनी सारी ज़िंदगी शहर में गुजारी थी और शादी भी वहीं की थी। सिम्मी, जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता था, वो कम ही इस गांव में आया करता था और कुछ दिन के रहने के बाद वो वापस चला जाता। वो तो चाहता था हवेली के बाकी लोग भी उसके साथ शहर में रहें, लेकिन उसके पापा इस बात पर राजी नहीं थे और ना ही वो हवेली के रस्म रिवाज और कानून को छोड़ सकता था। अब तो उसके पापा की मौत भी हो चुकी थी, लेकिन अब वो खुद भी पढ़ लिख कर हवेली वापस लौट आया था और वजह थी कि गवर्नमेंट ने उसे बहुत अच्छी सहूलियत के साथ साथ कॉलेज की जिम्मेदारी संभालने का पद दे दिया था और वो यही चाहता था कि कॉलेज के लोगों को पढ़ाई की तरफ खींचकर उन्हें एक अच्छा सभ्य नागरिक बना सके। लेकिन अब उसकी ये भलाई उसी के गले पड़ रही थी। करीना जी उस वक्त किचन में खाने की तैयारियों में बिजी थी जब लॉन्च में पड़ा हुआ मोबाइल जोर जोर से बजने लगा। आज शनिवार था और आज कोमल की सास उनके घर आई हुई थी, इसलिए वो आज उनके लिए ख़ास खाने की तैयारी कर रही थी। हाथ साफ करने के बाद वो जैसे ही लॉन्च में आई, मोबाइल उठाकर कान से लगाया तो मिस तानिया की परेशान सी आवाज़ उन्हें सुनाई दी। कोमल स्कूल में बेहोश हो चुकी है, इसलिए उसे अस्पताल भिजवा दिया गया है। बेहतर है आप भी अस्पताल चली जाएं। अरे सब ठीक तो है ना? बेहोश हो गई लेकिन कैसे? उनकी बात सुनते ही वो परेशान हुई थी। इस लड़की की लापरवाही को वो अच्छी तरह जानती थी। उन्होंने कितनी जिद की थी सुबह, लेकिन उसने नाश्ते के नाम पर एक निवाला भी नहीं लिया था। वो अच्छी तरह जानती थी वो खाने पीने के मामले में कितनी लापरवाह है और इसी लापरवाही की वजह से फिर उसकी तबीयत खराब हो जाती है। लॉन्च में बैठी हुई कोमल की सास ने अजीबोगरीब अंदाज में कोमल की मां को देखा, जिन्होंने मोबाइल रखते हुए अपने पति की तरफ देखा। उन्हें बताया कि कोमल की तबीयत खराब हो गई है और वो कॉलेज में ही बेहोश हो गई थी। उसे टीचर अस्पताल लेकर गए हैं, इसलिए आप भी फौरन चलें। भगवान, क्या हो गया? बच्ची बेहोश कैसे हो गई? आदत के अनुसार कोमल की सास ने शक भरे अंदाज में आंखें चला चला कर पूछा। अरे नहीं बहन, सुबह नाश्ता करके नहीं गई थी, शायद इसीलिए बीपी लो हो गया होगा। रहने दो, जवान बच्ची है, एक दिन नाश्ता न करने से बेहोश हो गई। भाई हैरत है, हमारी बच्चियां तो दो दो वक्त तक खाना नहीं खाती, लेकिन मजाल है जो कभी बुखार भी हुआ हो। संजय जी उठकर बाहर चले गए थे कि टैक्सी का इंतजाम कर सकें, जबकि कोमल की होने वाली सांस की बड़बड़ाहट शुरू हो चुकी थी। करीना जी को इसी बात का खतरा था। वो जानती थी वो हमदर्दी से ज़्यादा अपने बेटे की होने वाली पत्नी पर नज़र रखती हैं। वो तो पहले ही इस बात के खिलाफ थी। कोमल का कॉलेज में एडमिशन करवा दिया गया था। जब बच्ची को पढ़ने से कोई लगाव नहीं था तो फिर उसे घरदारी सिखाकर हमारे हवाले करो ताकि वो घर बसाए। लेकिन करीना जी अपनी इकलौती बेटी के लिए फिक्रमंद थी। वो चाहती थी वो कुछ ना कुछ पढ़ लिख जाए, वरना कल उसकी सास ही उसकी ननद से उसकी मुकाबलाबाजी करेंगी। बहना पैसे परेशान हो रही हैं, बच्ची है, कहीं कोई बड़ी परेशानी न हो जाए। चले चलकर देखते हैं। संजय जी के साथ साथ कोमल की सास और करीना जी भी गाड़ी में आकर बैठ गई थीं। वो कैसे ये मौका जाने दे सकती थीं? अस्पताल में दाखिल होते ही करीना जी के तो हाथ पैर फूल गए थे, जबकि सुजान शाह की पर्सनालिटी देखते ही कोमल की सास की आंखों में शक के भाव उभरने लगे थे। उन्हें अस्पताल में आता देखकर वो खामोशी से सर झुकाकर एक तरफ को खड़ा हो गया था। अच्छा किया आप लोग आ गए। मैंने हॉस्पिटल में कोमल को एडमिट करवा दिया है, अब वो बिल्कुल ठीक है। दरअसल उसका बीपी लो हो गया था। अपनी तरफ से सफाई देते हुए उसने इजाज़त मांगती नज़रों से उन लोगों को देखा था। अब उसके माँ बाप यहाँ पर मौजूद थे तो फिर उसकी कोई ज़रूरत नहीं बनती थी, और वैसे भी अब कोमल बिल्कुल ठीक थी। बेटा तुम वहाँ पर क्या करते हो? कोमल की सास ने एक बार सवालिया नज़रों से सुजान शाह को देखते हुए पूछा। आंटी मैं वहाँ पर टीचर हूँ, उसने आराम से जवाब दिया। तो उन्होंने अपनी आईब्रो इधर उधर घुमाई। तुम्हारे कॉलेज में तो सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती हैं ना? उन्होंने एक नज़र संजय जी को देखा और संजय जी ने सर झुका लिया। अपनी समदन के इस रवैये की वजह से वो हमेशा ही शर्मिंदगी का शिकार होते थे। जी ज़्यादातर फीमेल टीचर ही हैं, बस मैं ही मेल हूँ। सुजान को खुद भी अजीब लग रहा था उनके इतने सवालों के जवाब देना। कैसा ज़माना आ गया है, इसीलिए तो हम लड़कियों के पढ़ने के हक में नहीं। अरे भाई, कल कला को जवानी के जोश में आकर बहक जाएं तो नाक कटवा दें। लेकिन ये कहकर हमारा दिमाग भी ख़राब कर दिया गया है कि इस कॉलेज में सिर्फ फीमेल टीचर ही हैं, इसलिए अपनी बच्चियों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजें।
अगर फीमेल टीचर हैं तो फिर तुम मेल टीचर उस कॉलेज में क्या कर रहे हो? वो इधर उधर देखते हुए लगातार जोर जोर से बोल रही थी। क्या मतलब है आपका? मैं समझा नहीं। सुजान शाह को उनकी बात अच्छी खासी बुरी लगी थी। मतलब क्या होना है बेटा? आजकल जो यूनिवर्सिटी में जो कुछ हो रहा है हम अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए तो हम अपनी बच्चियों को इन लड़कों के साथ खुल्लम खुल्ला पढ़ाने के हक में नहीं हैं। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहकर कॉलेज खुलवा दिया गया कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ होंगी और फीमेल टीचर होंगी। लेकिन अब तुम। ये कहते कहते उन्होंने आंखें नचा नचा कर सुजान शाह को ऊपर से नीचे तक देखा था। आंटी जी, आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। उसके शब्दों में हैरत थी। तब संजय जी और करीना जी ने बेचैनी से पहलू बदला, जबकि कोमल की सास तो गुस्से के मारे फट पड़ी थीं। अरे इल्जाम नहीं लगा रही, मैं तो पूरे यकीन से कह रही हूँ। आजकल तुम्हारे जैसे टीचर ही बच्चियों के साथ गलत तरीके से पेश आते हैं और उन्हें बदनाम करके रख देते हैं, और फिर उसके बाद अच्छे बनकर हम जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। हैरत के साथ साथ सुजान शाह को गुस्सा भी आने लगा था। इतनी बातें तो वो किसी की भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं ऐसा नहीं हूँ, और ना ही मैं यहाँ पर इन कामों के लिए आया हूँ। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इन बच्चों को पढ़ाना है, ताकि इनके साथ इनका फ्यूचर भी बन सके और आगे चलकर ये अपने पैरों पर खड़े हो सकें। सुजान शाह का गुस्से से बुरा हाल था। आसपास के लोग भी अब उनकी तरफ ध्यान देने लगे थे। वो इंसान अपनी मेहनत के बलबूते पर इस जगह तक पहुंचा था कि वो कोई भी अच्छी जॉब डिजर्व करता था, लेकिन उसने अपने इलाके के बैकवर्ड लोगों के दिमाग को थोड़ा सा साफ करने के बारे में सोचा था, और आज उसे ये सिला मिल रहा था। लोग उसे शक भरी नज़रों से देख रहे थे। संजय जी खुद शर्मिंदगी से इधर उधर देखते हुए परेशान हो रहे थे। सुजान शाह खुद एक इज्जतदार आदमी था और हमेशा लोगों ने उसकी इज्जत ही की थी, लेकिन आज छटांग भर की लड़की की वजह से उसे कितनी अजीबोगरीब बातें सुनने को मिली थीं। हॉस्पिटल से बाहर आया, लेकिन अब भी उसके चेहरे पर गुस्से के हाव भाव थे। बहन जी, आपको सोच समझकर बात करनी चाहिए। आखिरकार संजय जी से रोका न गया तो वो थोड़े सख्त अंदाज में बोले थे। बस कर दो संजय जी, और कितना अपनी बेटी को सर पर चढ़ाओगे? तुम्हारी पत्नी ने ही उसे बिगाड़ कर रख दिया है। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ आजकल की लड़कियों की आदत को। बहन जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आप जानती हैं कि कोमल ऐसी नहीं है। बचपन से वो आपके सामने खेल कूद कर बड़ी हुई है, और कोमल और आपका बेटा विक्रम दोनों एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ हाँ, विक्रम की वजह से ही मजबूर हूँ जो आपकी बेटी से रिश्ता जोड़ा था, वरना ऐसी कैरेक्टर लूज लड़की। बस कर दें बहन जी, मेरी बेटी पर यूं कीचड़ मत उछालें। करीना जी को अब अपनी बेटी के किरदार पर यूं कीचड़ उछालने पर गुस्सा आया था। वो लोग इस वक्त कमरे में थे। कोमल से ज़्यादा उन्हें एक दूसरे के साथ लड़ने से फुर्सत नहीं मिल रही थी। कोमल अभी तक बेहोशी में थी और करीना जी उसके सिरहाने बैठी उसका सर सहला रही थीं, और फिर धीरे धीरे उसे होश आने लगा था। और लोगों की बातों और लड़ाई की वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वजह क्या है। वो तो उस वक्त क्लास में थी और सर सुजान उसके पास थे, और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। खैर, उसने सुकून से आंखें मूंद ली थी। इस वक्त उसके सर में तेज दर्द हो रहा था। चलो सब रहने दो, हम कोमल से ही पूछ लेते हैं। तुम बताओ बेटा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? उसकी सास उसके सिरहाने खड़ी उससे पूछ रही थी। मुझे नहीं पता आंटी जी, मैं उस वक्त सर सुजान की क्लास में थी और इससे ज़्यादा उन्होंने सुना ही नहीं था। देखा, मैं ना कहती थी। मुझे इसकी शक्ल से ही मालूम हो रहा था कि ये पढ़े लिखे शक्ल सूरत वाले टीचर इस किरदार के मालिक होते हैं। बस कर दें बहन जी, अब छोड़ दें इस बात को। हमारी भी इज्जत है और हमें लोगों में रुस्वा मत करें। संजय जी ने काफ़ी ऊंची आवाज़ में कहा तो कोमल की सास एकदम खामोश हो गई। अब अपनी बेटी के लिए तुम हमसे इस अंदाज में बात करोगे संजय जी? भूल गए मेरे पति के तुम लोगों पर कितने एहसान थे। उन्होंने संजय जी और अपनी पति की दोस्ती को एहसान का नाम दे दिया था। ठीक है, मेरी यहाँ पर ज़रूरत नहीं तो मुझे यहाँ रहने का शौक़ नहीं। गुस्से से बड़बड़ाते हुए वो अस्पताल के कमरे से बाहर चली गईं। संजय जी और करीना जी उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की थी। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने आकर कुछ दवाइयाँ लिख कर दी और फिर उन्हें घर भेज दिया। संजय जी दवा लेने के लिए बाहर चले गए। तभी करीना जी कोमल की तरफ देखते हुए बोली, देख लिया तुमने अपनी लापरवाही का नतीजा। अब तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा को कितनी बातें सुननी पड़ी हैं। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू थे। अपने पति के चेहरे पर शर्मिंदगी देखते हुए उनका दिल बुरी तरह दुखा था, और इससे बढ़कर ये बात कि वो जानती थी विक्रम भी वही बात करेगा जो उसकी माँ उसे कहेगी। वो अपनी माँ की ज़बान ही बोलता था, और इसके बाद ये कोमल के लिए किस कदर मुश्किलों का कारण बन सकता है
उन्हें अच्छी तरह अंदाजा था। कोमल को अपनी माँ की बातों से छलकती हुई नाराजगी साफ महसूस हो रही थी। उसका अपना दिल भी अजीबोगरीब वहम का शिकार था। न जाने अब उसके साथ क्या होता। उन्हें कितनी बातें